तो मध्य प्रदेश में 52 से 54% आबादी ओबीसी की है और ऐसे में यह खबर आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत अहम है। आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, सुनने में अच्छा लगता है कि किसी एक राय पर तमाम सियासी दल कम से कम एक साथ तो आए, लेकिन सवाल यह है कि इस संकल्प को कोर्ट में नहीं रखा जा सकता बतौर तथ्य या बतौर सबूत गवाह के तौर पर। यह अच्छा है कि सर्वदलीय बैठक हुई, बैठक में सबने कहा कि हां होना चाहिए, लेकिन कोर्ट में इसमें क्या बदलने वाला है इस चीज से? देखिए, कोर्ट तो पहले से ही कई बार कह चुका है कि आरक्षण लागू करने से आपको रोका किसने। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां बीते दिनों में की हैं और जो 22 सितंबर से डे टू डे सुनवाई होगी, ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। खास तौर पर जो आरक्षण का एक सीमा है वो क्योंकि इस पूरे मसले में क्रॉस होगा और यहाँ पर बड़ी चुनौतियां होंगी। अब तक सरकारें ये दावा करती रही हैं कि आरक्षण का मसला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में लंबित होने के कारण हम इसे लागू नहीं कर पा रहे हैं। अब सर्वदलीय बैठक में दोनों पार्टियां, जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, उन सब ने तय कर लिया कि नहीं, हमें ओबीसी को 27% आरक्षण देना ही है। अब 27% आरक्षण क्या राजनीतिक मंशा के अनुसार जरूरी है या एक मजबूरी है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि जब 52% या उससे ऊपर की आबादी ओबीसी की है तो उसकी भूमिका भी सरकार बनाने और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। और यही वजह है कि बीते कई सालों से ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 2019 में जब कमलनाथ सरकार ने इस बात का ऐलान किया, उसके बाद लगातार कई लोग कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में मामला अटकता चला गया। 87-13 का फॉर्मूला लागू होता है, स्टूडेंट्स परेशान होते हैं और अब तक ये मामला अटकता ही चला जा रहा है। बड़े वकील इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अब जो सरकार और विपक्ष या अन्य राजनीतिक पार्टियों की मंशा है, उसके मुताबिक इनका दावा है कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहते हैं। तो अभी इन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच बैठक हुई है। अभी दोनों पक्षों के वकीलों के साथ बातचीत होना बाकी है, जिसमें लीगली ये चर्चा की जाएगी कहां क्या अटकलें आ सकती हैं, हमारा तर्क और दलील कोर्ट के भीतर क्या होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि हमारे वकील एक साथ बैठें और कोर्ट में हम एक मत एकजुट दिखाई दें, एक तर्क के साथ चलें, ताकि इतनी ज्यादा दिक्कतें ना हो। जो अब क्योंकि जितने भी याचिकाएं हैं सब कुछ क्लब होकर एक साथ सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई चल रही है और 22 सितंबर से ये लगातार जो डे टू डे हियरिंग ये चलेगी, तो निश्चित तौर पर इसमें तेजी आएगी। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में 27% आरक्षण लागू हो सकता है। लेकिन अगर 27% आरक्षण लागू हुआ तो फिर कटौती कहां की जाएगी, किसको कम मिलेगा इसमें, एससी को, एसटी को या सामान्य वर्ग को, या इस आरक्षण के पूरे ढांचे को कैसे सेट किया जाएगा, यह समझना भी बहुत जरूरी होगा। आसिफ, ठीक बात है। आकाश, में लौट रहा हूं क्या, क्योंकि जो मौजूदा आरक्षण की स्थिति है वो है 16-20 एससी एसटी के लिए, 10 आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए, और अगर 27% लागू हो जाता है तो ये 50% से कहीं ज्यादा पहुंच जाता है। आकाश, में लौटूंगा आपके पास, आप बने रहे मेरे साथ। अजय सिंह यादव, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, जब कोर्ट कहता है कि आपको रोका किसने, तो सवाल उठता है कि क्या इस मामले में उदासीनता है, और अगर है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये श्रेय कहीं विपक्ष ले जाए, इसीलिए उदासीनता है? देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ चाहती है कि प्रदेश के पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और ये हमारी इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी तरह की याचिकाओं को समग्र रूप से 23 सितंबर से नियमित रूप से सुना जाएगा और इस मामले का फाइनल पटाक्षेप और हल होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस विषय पर केवल राजनीति करती रही। कमलनाथ जी एक ऐसा कमजोर कानून लाए जिसका वो केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे और वो कानून कभी भी जमीन पर उतर नहीं पाया। आप आश्चर्य करेंगे आसिफ जी, कमलनाथ जी जब मार्च 19 में ये कानून लाए अध्यादेश के रूप में, उसके 8 दिन बाद उस कानून को न्यायालय में स्टे हो गया, लेकिन उस कानून के स्टे की विसंगतियों को दूर करने की बजाय कमलनाथ जी अध्यादेश को कानून में बदल देते हैं जुलाई में, और वो स्टे यथावत बना रहता है। और न्यायालय में जनसंख्या का आंकड़ा जो 55% है वो केवल 27% दिया जाता है। 1 साल तक कमलनाथ जी की सरकार रहती है, किसी भी विभाग में 27% आरक्षण, यहाँ तक कि भर्ती परीक्षा, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज कहीं नहीं दे पाते हैं। तो ये कांग्रेस का एक झूठ था
जो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। अब डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत मजबूती से काम किया है। हमने सर्वदलीय बैठक जैसा निर्णय भी लिया। मैं इस पे जरा लौट रहा हूं आपके पास अजय जी। कांग्रेस पार्टी से अवनीश बुंदेला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं इस पर आता हूं अजय जी आपके पास। अवनीश जी, मैं जानता हूं आप कहेंगे कि देखिए शुरुआत कांग्रेस ने की थी, मार्च 2019 में कांग्रेस 27% आरक्षण लेके आई थी ओबीसी के लिए, लेकिन इसके पीछे बाद में तैयारी क्या थी? अगर मैं आपसे कहूं कि अवनीश जी मैं आपको चांद लाके दूंगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन ये चांद लाया कैसे जाएगा, इसकी जिम्मेदारी भी तो मैं लूंगा ना, या मात्र घोषणा कर देने से हो जाएगा? अभी अजय जी खुद कहते घोषणा नहीं, कमलनाथ जी ने कानून बनाया था और उस कानून का ही नतीजा है कि कल सत्ताधारी पार्टी को भी इसके सामने झुकना पड़ा। और आसिफ भाई सिर्फ एक बार नहीं है, 2003 में भी जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय भी हमने इसको 27 किया था, जिसके बाद उमा भारती की सरकार ने आते ही साथ इसको फिर से 14 कर दिया था। और अगर आप उसके पीछे जाएं कालांतर में, तो सबसे पहले जो 14% आरक्षण देने की बात थी वो भी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने की थी। तो ध्यान रखिए, हमने कहीं राजनीति नहीं की। और 2020 के बाद तो निरंतर आज 5 साल से ज्यादा हो गए सरकार इनकी है। हम पूछना चाहते हैं इतना समय क्यों लगा? पहले भ्रमित इन्होंने, हमने कभी राजनीति नहीं की। और हम तो आसिफ भाई आज भी चाहते हैं कि भैया जनता को, खासकर ओबीसी भाई बहनों को आप राहत दें, उनको आरक्षण दें, उनको फायदा पहुंचाएं। आप जितना भी श्रेय है भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव सरकार ले जाए, हमें कोई श्रेय नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ओबीसी अगर आपको श्रेय नहीं चाहिए तो कल सर्वदलीय बैठक के बाद उमंग सिंघार ने क्यों कहा कि ये हम लाए? हम देखिए, हमने सच कहा। आप मुझे बताएं, कमलनाथ जी की सरकार के पहले 15 साल भाजपा की सरकार रही कि नहीं रही? आप मुझे बताएं। शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे बाबूलाल हो, तीनों ओबीसी वर्ग के थे। तीनों ने क्यों नहीं वो कानून बना दिया? वो कानून आकर कमलनाथ जी ही क्यों बनाते हैं? ये कह रहे हैं कमजोर कानून। अगर कमजोर कानून होता तो कल ये निर्णय लेने को मजबूर नहीं होते। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट में आप दलीलें देखिए। उसी कानून को जो विधानसभा में पास किया गया था कमलनाथ जी के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसी कानून को आधार बनाकर आप देखें ओबीसी भाई बहनों के हित में ये निर्णय आया है। ये श्रेय लेने का काम ये करते हैं आसिफ भाई। अगर इनको लगता है तो भारतीय जनता पार्टी को आप श्रेय दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी छाती पर, अपने माथे पर गुदवा लें कि इनने किया है। हम तो ये जानते हैं कि ओबीसी भाई बहन जानते हैं, ओबीसी वर्ग जानता है कि 15 साल निरंतर 3 ओबीसी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। ये सिर्फ बातें करते थे। और उसके बाद जब कमलनाथ जी की सरकार आई, उनने कानून बनाया। मैं पूछना चाहता हूं, ये तीनों मुख्यमंत्री इनके सो रहे थे क्या? उनने कानून क्यों नहीं बनाया? इस बात को आप पूछिए इनसे। नहीं, कानून तो खैर बन गया आप ही के राज में, बस ये है कि इंप्लीमेंट हो जाता, आरक्षण मिल जाता। मैं लौट रहा हूं इम्प्लीमेंट कैसे हो जाता? इनको अच्छा नहीं लगा ना, इनने सरकार गिरा दी सिंधिया के साथ मिलकर। ये ओबीसी भाई बहनों का हित चाहते ही नहीं थे। अजय जी, 2019 में कानून बन गया, उसके बाद से 2021 में सरकार बदल गई, तब से आप ही हैं। क्या आपको लग रहा था कि पहले आप अकेले ये आरक्षण दिलवा पाएंगे? अब नहीं लग रहा है कि नहीं दिलवा पाएंगे? इतने साल बाद आपको सर्वदलीय बैठक करने की जरूरत महसूस हुई है? हालांकि ये अच्छी बात है कि आपने सबको साथ मिलकर बैठाया, लेकिन इस सर्वदलीय बैठक से निकला क्या? इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए आसिफ जी, आपको समझना पड़ेगा कि न्यायालय का या किसी पक्ष का ये निर्देश नहीं था कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की इच्छा शक्ति थी। वो चाहते थे कि इस मामले में सभी की सर्वसम्मति हो, ताकि न्यायालय के सामने भी जो पक्ष जाए वो मजबूती से जाए कि इस मामले में मध्य प्रदेश के सभी राजनीतिक दल एकमत है। और साथ ही विभिन्न तरह की याचिकाएं, अलग अलग वकील जो लड़ रहे हैं वो भी एकमत से लड़े, ताकि इस मामले में पेंडेंसी समाप्त हो सके। कांग्रेस पार्टी जो 27% का आरक्षण जो मंडल आयोग की सिफारिशों में मिला था, उसका राजीव गांधी ने 2.5 घंटे विरोध किया था पार्लियामेंट पे। और मध्य प्रदेश में 14% क्यों लागू किया दिग्विजय सिंह ने, 27% क्यों नहीं कर दिया उस समय? यही तो जड़ है कांग्रेस पार्टी ने, जो पिछड़े वर्गों का अधिकार छीनने की कोशिश करी। और 2003 में जाते जाते एक कमजोर कानून लाए जो 15 साल न्यायालय में चला, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी 27% लागू नहीं कर पाई। नहीं, मेरी समझ में एक चीज ये नहीं आ रही कि अगर मेरे और अजय जी में विवाद है तो मैं अवनीश जी के साथ बैठकर क्या सुलह कर लूंगा? मुझे अजय जी के साथ ही बैठना है ना, सर्वदलीय बैठक के साथ। यदि आप उस पक्ष के साथ बैठते जो पक्ष इसका विरोध कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि बेहतर एक निराकरण निकल सकता? कोर्ट में आप दोनों चले जाते, समझौता हो जाता। अजय जी,
देखिए आसिफ जी, सरकार लगातार प्रयास कर रही है और विपक्ष को भी हम इसीलिए बुला के लाए थे कि आप जब स्वांग रच रहे हैं कि हम पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाना चाहते हैं तो हमारे साथ टेबल पे बैठिए। अगर आपको कोई आपत्ति है, और बैठक में सभी ने सरकार के पक्ष का समर्थन किया, बाहर आके भले ही नौटंकी करें, चाहे उमंग सिंगार हो चाहे जीतू पटवारी हो, जो उसमें प्रस्ताव पास हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि सभी ने सहमति जताई कि सरकार सही। ठीक है सर, आप बिल के साथ बैठे तो हैं, लेकिन अब ये लागू होता है और कब लागू होता है ये जरा देखना पड़ेगा। धन्यवाद करता हूं मैं आपका। आसिफ जी गलत बात है, आसिफ जी गलत बात है। क्या गलत हो गया सर? कांग्रेस का एक वर्जन ले रहे हैं, भाजपा के 2 वर्जन लेते हैं। आप बात में जुड़े मेरे साथ, बताइए, आप भी बताइए, कुछ अगर नया निकलता है आपके पास से तो बताइए। आसिफ जी मैं इतना कह रहा हूँ कि इन्होंने जो अभी झूठ कहा कि दिग्विजय सिंह ने उसी समय 27 पर, भरे भैया दिग्विजय सिंह का धन्यवाद दो कि सबसे पहले उन्होंने स्पीच की शुरुआत नहीं, मैं तो पुरानी बातों में नहीं, अवनीश जी ये अगर नई बात हो तो कोई बताइए। और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने अपने अंतिम वर्ष में 27 भी किया, उसको 27 भी किया, इनको शायद जानकारी नहीं है। अरे सर, फिर वही अवनीश जी आप कहेंगे वो, फिर अजय जी कहेंगे वो, उसमें से कुछ निकलने वाला है नहीं। धन्यवाद करता हूं मैं आपका अवनीश जी। अजय जी बहुत शुक्रिया, आकाश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।